प्लेनफील्ड की पुलिस जब एक घर में सर्च वारंट लेके घुसती है तो उन्हें एक रॉड पे टंगी हुई लाश मिलती है जिसकी चमड़ी पूरी उधेड़ दी गई थी। और घर में ऐसी ऐसी चीज़ें मिली पुलिस वालों को जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। तो क्या हुआ था उस घर में, आइए जानते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रुद्र और आप देख रहे हैं सोच अनकट का एक कमाल का एपिसोड। ये जो कहानी जिस बंदे के इर्द गिर्द घूमती है उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ला क्रॉसे विस्कोइन, जहाँ पे एडवर्ड गीन नाम के बंदे का जन्म होता है। एडवर्ड गीन का जो जन्म होता है। एडवर्ड गीन के परिवार में पहले से ही एक बड़ा भाई उसका हेनरी और उसकी माँ अगस्ता और उसके फादर जॉर्ज थे। तो मैं इनके फैमिली के बारे में बताता हूँ, इनकी फैमिली एक्चुअल में थी कैसी। जॉर्ज जो इनका फादर था, एडवर्ड और हेनरी का और अगस्ता का हस्बैंड, जॉर्ज बहुत ही नशे फदे फूकने वाला बंदा था। ये रोज़ बंदा नशे करता, दिन में नशे, रात में नशे, पूरा अल्कोहलिक बंदा था। इसको दिन रात सिर्फ नशे के अलावा कुछ नहीं सूझता था। ये जहाँ भी काम करने जाता वहाँ नशे की आदत के कारण इसे कंपनियाँ निकाल देती। ये कहीं भी जाता लोग इससे धुतकारते क्योंकि ये हमेशा ही नशे में रहता था। और ये बंदा इतना अल्कोहलिक था कि इसके घर वाले तो वैसे ही बहुत परेशान थे। जो अगस्ता थी और जॉर्ज, इन दोनों की रोज़ लड़ाइयाँ होती थी इसी कारण से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नशे करता था। अब इन सब के बीच पिसता कौन था? हेनरी और एडवर्ड गीन। बचपन से ही इनके बीच इतनी लड़ाइयाँ देखने के कारण इन दोनों का बचपन बहुत बेकार था। अगस्ता जो उनकी मम्मी थी वो बहुत कंट्रोलिंग नेचर की। वो अपने हस्बैंड को तो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी पर अपने बच्चों को बहुत कंट्रोल में रखना चाहती थी। वो बाइबल के ऐसे फेयर्स फॉलो करती थी जो कि मतलब आज के टाइम में इतने एप्लीकेबल नहीं है। वो एकदम ऐसी चीज़ें फॉलो करती थी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी आज के टाइम। उनका कहना था कि औरतें जो हैं उनसे दूर रहना चाहिए, औरतें बहुत बेकार चीज़ें हैं। और वो खुद औरत होकर भी पता नहीं कैसी बात करती थी। उनके हिसाब से ये दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया के लोग बहुत बुरे हैं, अच्छे लोग होते ही नहीं हैं, ये दुनिया बहुत बेकार है, हमें इनमें बच के रहना चाहिए। अब बचपन से ही हेनरी और एडगिन का ऐसा ही बचपन भी था। जब हेनरी स्कूल में जाता तो वो स्कूल में किसी से भी बात करने के लिए अलाउ नहीं था उसकी मम्मी का। अगर उसकी मम्मी किसी से बात करते उसे देख भी लेती तो उसे ऐसा पीटा जाता है कि वो उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी किसी और से बात करने की। अब धीरे धीरे हेनरी का स्कूल हो गया और हेनरी का जब स्कूल हुआ तो वो घर पे बैठ गया और उसका स्कूल चालू हो चुका था एड गीन का। और एडवर्ड जब स्कूल जाता था तो वो बड़ा अजीब सा था बचपन से ही। वो मतलब पेरेंट्स ने उस पर इतना वो बंदिश लगा रखी थी कि वो बहुत खुद में ही रहता था। वो ना किसी से बात करता था, वो अपनी इमेजिनेशन में ही अलग रहता था। उसके जो टीचर्स वगैरह थे वो उनका कहना था कि वो मतलब कभी भी हंस देता, कुछ चीज़ें टीचर्स पढ़ा रही होती कभी भी हंस देता, कभी भी कुछ भी बोलता, बड़बड़ाता रहता। टीचर्स और स्टूडेंट उससे पहले से ही दूरी बना के रखते थे। उन्हें लगता था कि ये बंदा थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं लगता था ये। अब जाहिर सी बात है, ऐसी अजीब हरकतें कोई भी करेगा तो लोग यही समझेंगे कि ये बंदे के मानसिक संतुलन सही नहीं है। पर असल में ये बचपन से ही मतलब ऐसा नहीं था कि ये लोग कुछ था। इनके मम्मी और पापा की रोज़ लड़ाइयाँ और ये सब देखने के कारण बचपन ऐसा बीतता है कि वो समझ नहीं पाते कि ये असल में हो क्या रहा है उनके साथ। अब क्या हो रहा था कि जिस सिटी में ये लोग रह रहे थे वो सिटी इनको बहुत महंगी पड़ रही थी। ला क्रॉसे विस्कोइन में जो ये जिधर रह रहे थे ये बहुत महंगी पड़ रही थी इन्हें। यहाँ उनका खर्चा चल नहीं पा रहा था। तो उनके जो पेरेंट्स थे हेनरी और एडवर्ड गीन के, अगस्ता और जॉर्ज, वो 155 एकड़ का फार्म थोड़ी सी दूर प्लेन फील्ड में ले लेते हैं, शिकागो के पास थोड़ा। वहाँ पे 155 एकड़ का फार्म लेते हैं
जो कि बहुत बड़ा होता है। इस फार्म में वो एक नॉर्मल सा एक अपना घर बनाते हैं और पूरा एरिया एकदम खाली। अब ये जो घर इन्होंने बनाया था उसमें उसकी मम्मी जो थी, वो मम्मी थी अगस्ता, उन्होंने पूरी बंदिश लगा दी इसका ऐसा घर जगह मिलने के बाद। आसपास किसी से बातचीत नहीं। एडवर्ड और हेनरी मतलब किसी से भी बात नहीं करते थे, दिन भर चुपचाप शांति से रहते थे। उनको कोई बाहर से और सिर्फ ऐसी चीज़ें फॉलो करते थे जैसे कि मतलब जो आज के टाइम एप्लीकेबल भी नहीं है। सब पे शक करना, सबको ऐसा देखना कि सब बुरे होते हैं, ये सब चीज़ें उनके सब चल रहा था। और जो इनका फादर था अल्कोहलिक जॉर्ज, वो तो घर घर जाके काम करता ही था और जो पैसा आता था वो घर भेज देता था अपने। अब क्या आता है, टाइम आता है 1944 का, जब इनका फादर जॉर्ज अल्कोहलिक तो था ही, लीवर फेलियर के कारण उसकी मौत हो जाती है 1944 में। और जब इसकी मौत होती है तो एक भारी झटका उसकी मम्मी को लगता है, अगस्ता को। झटका इसलिए नहीं लगा था कि वो मर गया है, झटका इसलिए लगा था क्योंकि अब अगस्ता को अपने बड़े बेटे हेनरी और छोटे बेटे एडवर्ड गीन को बाहर निकालना पड़ रहेगा कमाने के लिए, क्योंकि बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं। जो इनका बाप था जॉर्ज, वही पैसे भेजता था छोटे मोटे काम करके। अब ज़रूरत पड़ी पैसे की तो हेनरी और एडगिन को वो घर से बाहर निकाला गया कि जाओ तुमको कमाई करके आना। अब जो बड़ा भाई था हेनरी, वो उसके पापा के जैसे छोटे मोटे काम ही करता था कि कुछ प्लम्बर का काम कर दिया किसी के घर जाके, कहीं पे लाइट फिट कर दी, ऐसे काम करता था। और जो एडवर्ड गिन था वो घर घर जाके बेबी सीटिंग का काम करता था। जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं उनको, जैसे कोई पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो तब तक के लिए उनके बच्चे संभालने का काम एडवर्ड गिन करता था। अब इस दौरान धीरे धीरे इन लोगों के खर्चे चलने लग गए थे, नॉर्मल इनका खर्चा निकल जाता था। पर अब थोड़े टाइम बाद जो हेनरी था उसका एक अफेयर चालू होता है सिंगल मदर से, जिसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स दे दिया था, उसके साथ उसका अफेयर चालू हो जाता है हेनरी का। तो ये बात जब एडवर्ड को पता चलती है, एडगिन को पता चलती है, तो अपने भाई को रोकता है कि ये सब मत करो, हमारी मम्मी पहले ही मना करती है, ये सब लड़कियों से दूर रहना चाहिए, ये सब बहुत बुरी होती हैं। और हेनरी जो है एडवर्ड को समझाता था कि नहीं, आज के टाइम जो हमारी मम्मी समझा रही है वो गलत है, वो आज के टाइम एप्लीकेबल नहीं है, समय थोड़ा चेंज हो चुका है। इन दोनों के बीच अनबन रहने लगी क्योंकि अब जो एडवर्ड था वो अपनी मम्मी का पूरा कहाँ बांधता था, पर हेनरी जो है अब अफेयर में था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये अनबन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। जैसे ही अगस्ता उसकी माँ को पता चला कि हेनरी का भी अफेयर चल रहा है, तो अगस्ता उसको चिल्लाने लग गई कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि ये सब मत करो, लड़कियाँ बहुत बुरी होती हैं, औरतें बहुत बुरी हैं, दुनिया बहुत बुरी है, हमको इनसे दूर रहना है। पर हेनरी बात तो खैर सुनने से रहा, क्योंकि अब हेनरी का अफेयर जो चल रहा था, तो हेनरी अब उसकी मम्मी को चिल्लाने लग गया कि आप जो सिखा रही हो बहुत गलत है, आप एडवर्ड का भी जीवन ख़राब कर रहे हो, आपने मेरा भी जीवन ऐसे ही ख़राब किया है, बचपन से लेके अभी तक हमने आपका हर काम माना, पर उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है, हम कहीं ढंग से अच्छे से बात नहीं कर पाते, हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब ये बातें रोज़ का हो गया था। रोज़ हेनरी अपनी माँ पे चिल्लाता, एडगिन के सामने ही चिल्लाने लग गया था, एडगिन और अगस्ता। अब इन दोनों का बॉन्ड तो खैर बहुत अच्छा था, एडगिन क्योंकि वह सारी बात मानता था अगस्ता की, तो बॉन्ड तो अच्छा होना ही था। तो एडगिन जब देखता चिल्लाते हुए हेनरी को अपनी मम्मी पे, तो वो भड़क जाता, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता, जिसके कारण क्या हुआ, एक दिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों ने, अगस्ता और एडगिन ने क्या प्लान किया और बेचारे हेनरी कैसा पिसी है इसमें। उन्होंने कहा कि हमारे जो 155 एकड़ का फार्म है, इसमें बहुत सारी घासें बढ़ गई हैं। अब घासें बढ़ गई हैं तो ऐसा करते हैं, इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, घास काट के आग लगा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि हमने घास इकट्ठे करी
और आग लगा दी। अब जब आग लगाई तो आग जो है अनकंट्रोलेबल हो गई, आग जो है जंगल की तरफ बढ़ने लग गई। और शांत करने के लिए एडगिन और हेनरी दोनों साथ में जाते हैं और कोशिश करते हैं अपने लेवल पे उसे बुझाने की। और फिर क्या होता है कि दोनों अपना रास्ता चेंज हो जाता है दोनों का। जब दोनों का रास्ता चेंज होता है तो एडगिन वापस लौट के आ जाता है, पर हेनरी नहीं आता। अब हेनरी क्यों नहीं आया? उस दिन बीतता है और सुबह सुबह जाके जो एडगिन है वो पुलिस में जाके कंप्लेन करता है कि हमारा भाई मतलब आग कंट्रोलेबल हो गई, तो हम आग बुझाने अपने लेवल पे गए पर हम आग नहीं बुझा पाए और वो जंगल की ओर बढ़ने लग गई है आग, तो अनकंट्रोलेबल हो गई है। एडगिन बताता है पुलिस वालों को और मेरा भाई भी घर लौट के नहीं आया है। अब पुलिस वाले फायर ब्रिगेडर और ख़ुद भी ये चेक करने जाते हैं एडगिन के साथ कि उसका भाई कहाँ है और आग को काबू करने के। आग पे तो काबू पा लेते हैं पर बाद में उनको लाश मिलती है हेनरी की। अब हेनरी की लाश मिली तो आपका यही सोचना होगा कि ये तो आग से जल के मर गया होगा, पर नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब पुलिस वालों ने उसकी लाश देखी तो उस पर कई सारे चोट के निशान थे। किसी ने जानबूझ करके उसे पीटा या फिर किसी ने चाकू घुसाया, ऐसे टाइप के निशान थे जो आग से जल के नहीं थे। अब क्या होता है कि जब ये लाश मिल जाती है पुलिस वालों को तो पुलिस वाले पता करते हैं, हमने उसके भाई से पूछते हैं एडगिन ये क्या है, इस पर तो लाश चोटों के निशान हैं। तो अगस्ता और एडगिन ये पुलिस वालों को ये समझाते हैं कि अरे यार ये हो सकता है कुछ हुआ होगा, हम समझ लेंगे, हमारा फैमिली मैटर है, तो आपको इसमें ज़्यादा दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग समझ लेंगे। अब पुलिस वाले भी पता नहीं कौन से नशे में थे जो इस समय उन्होंने इस केस को ऐसे ही जाने दिया। उन्होंने छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, उनका फैमिली मैटर है, तो उन्होंने छोड़ दिया ये बात पे ही कि हाँ ठीक है, वो आगे बढ़ गए। अब थोड़ा समय और बीतता गया, हेनरी तो मर चुका था। एडगिन ही जो है बेबी सिटिंग करके जितना कमाता था वो लाके घर में लाता और उनका खर्चा निकल रहा था। अब आता है 1945, जब अगस्ता को हार्ट फेलियर होता है और स्ट्रोक पड़ता है जिसके कारण उसकी जान चली जाती है। जब अगस्ता की जान जाती है तो जो एडगिन था वो पूरा मन से टूट जाता है। वो अपने आप को लॉक कर लेता है पूरे घर में, शांति से चुपचाप रहने लग जाता है। वो बाहर की दुनिया से सारे नाते तोड़ देता है वो, और वो इतने डिप्रेशन में चला गया उसके कारण, उसको मेंटली डिस्टर्ब हो गया। उसकी मम्मी से ही जो था उसका कनेक्शन था, बाकी और किसी से उसका कोई कनेक्शन था ही नहीं बाहरी दुनिया में। वो जो था उसकी मम्मी के कहने पे ही चलता था, और जब उसकी मम्मी ही नहीं रही तो उसने सारे कनेक्शंस बाहर से भी तोड़ लिए। अब क्या किया, जहाँ पे उसकी मम्मी रहती थी, जो भी कमरे में रहती थी, जहाँ किचन था, वो सब लॉक कर दिया। पूरे घर की हालत एकदम बहुत बेकार हो गई, क्योंकि ना साफ़ सफाई हो रही थी ना कुछ हो रहा था, जस्ट वहाँ पे लॉक हो चुका था। अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद एडगिन को समझ में आता है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, उसको थोड़ा कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। अब बाहर जाना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा, नहीं तो वो भूखा ही मर जाएगा। इसी बीच वो क्या करता, वो बेबी सिटिंग का काम अपना कंटिन्यू रखता, और वो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी मम्मी से हॉरर कॉमिक्स और मेडिकल्स की बुक्स पढ़ता, जो कि वो क्यों पढ़ता था वो तो समझ में नहीं आया, पर उसका माइंड इससे ही डिस्ट्रैक्ट होता था, हॉरर कॉमिक्स और मेडिकल की। 1945 में उसकी मम्मी शांत हुई, और आता है समय डायरेक्ट 1957 का, जिसमें ऐसी चीज़ डिस्कवर होती है जो सालों तक कोई भुलाया नहीं जा सकता। और मतलब इतनी डिस्गस्टिंग चीज़ पुलिस वालों को मिली थी जो कि कोई भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो क्या होता है 1957 में, 16 नवंबर 1957 के टाइम ब्रेन्स वार्डन नाम का एक बंदा, जिसका एक जनरल स्टोर था प्लेन फील्ड में ही, उसके पास एडवर्ड जाता है और अपना एंटी फ्रीज लेके आता है। एंटी फ्रीज एक ऐसा सामान है जो ठंडा करता है चीज़ों को और सड़ने से बचाता है, वो चीज़ लेके आता है।
अब क्या होता है, 16 नवंबर के दिन नाइट वो अपना सामान लेके आ जाता है। फिर उसके 2 दिन बाद पुलिस वालों को ये खबर पता चलती है कि जो ब्रेन्स वार्डन है वो बंदा गायब है। उसका बेटा आके ये कंप्लेन करता है कि उसका जो फादर है वो मिल नहीं रहा है और वो दुकान पे भी नहीं है, 2 दिन से दुकान भी बंद पड़ी है। पुलिस वाले चेक करने के लिए पहले दुकान जाते हैं, दुकान खोलते हैं, अंदर देखते हैं तो उनको रजिस्टर के पास थोड़े खून के सूखे हुए निशान दिखते हैं रजिस्टर के पास। अब रजिस्टर के पास निशान मिलते हैं तो पुलिस वाले सोच में पड़ते हैं कि ऐसा क्या है। जब वो रजिस्टर पढ़ते हैं तो उसमें आखिरी नाम एडवर्ड गीन का था। एडवर्ड गीट का नाम सबसे आखिरी बार था, मतलब इस रजिस्टर में वो जितने भी कस्टमर आते हैं उनके नाम लेके लिखा जाता था और टैली करा जाता था कि कौन कौन आज के दिन आया। तो उसमें लास्ट नाम था जो एडवर्ड गीन का था। अब पुलिस वालों ने सबसे पहले एडवर्ड गीन के पास गए और उससे पूछने लग गए कि तुम ब्रेन्स वार्डन को जानते हो क्या, वो अब 2 दिन से दुकान पे नहीं है, उसके यहाँ से तुमने सामान भी लिया था 2 दिन पहले 16 नवंबर के दिन। तो एडवर्ड गिन बोलता है कि हाँ मैंने सामान लिया था, पर रजिस्टर में अगर मेरा नाम आखिरी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं तो अपना जस्ट सामान लिया आ गया। पुलिस वालों को ये बात कन्विंसिंग नहीं लगी उसकी। पुलिस वालों ने उसे वहीं से उठा लिया घर से ही, और घर से लेके उसे आगे पुलिस स्टेशन, उससे पूछताछ करने लग गए। पर एडवर्ड ऐसे तो नहीं मान रहा था, उसने बोला मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे, ब्रेन्स वार्डन से, मैं बस जस्ट सामान लेने गया था। अब पुलिस वालों ने सर्च वारंट जारी करवा लिया एडवर्ड गीन के घर में चेक करने के लिए। और जब उन्होंने एडवर्ड जो था वो तो थाने में जेल में बंद था, पर जब पुलिस वाले उसके घर में सर्च वारंट लेके गए, खैर उसके घर में कोई था नहीं, तो उनको बहुत तेज, जैसे ही गेट खोला उनको बहुत तेज बदबू आई, और वो बदबू वो समझ नहीं पाए कि क्या है। वो अंदर गए तो वो देखते हैं कि एक कोने से दूसरे कोने पर एक रॉड लंबी सी लटकी है हवा में, मतलब इस कोने पे ऐसे, और बीच में रॉड लटकी है, उस पर एक लाश लटकी हुई है और उसकी पूरी लाश की चमड़ी उधेड़ दी गई है, बस चेहरा ही दिख रहा है। और जब चेहरा देखा तो वो और कोई नहीं, ब्रेन्स वार्डन का चेहरा था, सिर्फ चेहरा ही बचा था, बाकी पूरे शरीर की चमड़ी उधेड़ दी गई थी। अब ये चीज़ देख के पुलिस वालों हक्के बक्के रह गए कि ये क्या है। अब वो जैसे जैसे घर में घुसे तो उनका तो और दिमाग ख़राब होना तय था, क्योंकि अब जो घर में मिलने वाली थी चीज़ें वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। इंसानी चमड़े से बने हुए ग्लव्स, फीमेल स्किन से बनी हुई बेल्टें, आतड़ियाँ जो इंटेस्टाइन होती उससे रस्सी बना रखी थी, हाथ पैर की चमड़ियों को, चेहरे की चमड़ियों को फेस मास्क बना के एक जगह डेकोरेट के लिए रख रखा था। जो वो थे अलमारी, उसके अंदर हड्डियाँ ही हड्डियाँ, एक थैली उसके अंदर दिल ही दिल सड़ रहे हैं जो। अब ऐसी चीज़ जब पुलिस वालों ने देखी तो वो मतलब अपने आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो सब देख क्या रहे हैं। जब ये केस वहाँ पे थोड़ी चर्चा हुई तब लोगों को समझ में आया कि ये बंदा एकदम मेंटली अनस्टेबल है और ये मतलब क्या ही कर रहा है। पुलिस वालों ने उस पर मर्डर के चार्जेस भी लगाए और उसे जब कोर्ट में ले गए तो पता चला कि वो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया एक टाइप का मेंटली डिसऑर्डर है जिसमें इंसान थोड़ा ऐसी हरकतें करता है जो नॉर्मल इंसान नहीं करता है, मतलब कुछ भी हरकतें पटकता है। अब ये जो चीज़ डिस्कवर हुई थी घर में, मतलब इतनी डिस्गस्टिंग है कि खैर मैं इतना नहीं बता सकता, ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाता। पर आप सोच सकते हैं कि मतलब सिर्फ चमड़ियों से ही यूज़ करके उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी थी, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें उसने सिर्फ इंसानी चमड़ी से बनाई थी। अब पुलिस वाले जो थे जब कोर्ट ले गए तो स्किज़ोफ्रेनिया प्रूव हुआ तो उसे मेंटली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और उसका वहाँ पे सालों तक वो हुआ, उपचार हुआ। पर जब उसे वापस 10 या 11 साल बाद वापस लाए कोर्ट और उससे सबसे पहले पूछा कि उसने ब्रेन्स वार्डन को क्यों मारा, तो उसने यही बोला कि मैं वहाँ जब अपना सामान लेने गया था और मेरे पास जो लाइसेंसिंग बंदूक थी वो गलती से उस पर चल गई,
और गलती से चलने से उसे छाती पे लगी वो गोली और ब्रेन वार्डन की मौत हो गई। तो मैं जस्ट उसको अपने आप को बचाने के लिए उसकी लाश लेके घर आ गया। अब कोर्ट को फिर कन्विंसिंग नहीं लगा ये कि ये झूठ बोल रहा है, पर फिर धीरे धीरे उसने अपने जो और गुनाह थे, वो इतनी सारी लाशें, वो इतने सारे जो ह्यूमन स्केलेटन और हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, ये सब किसकी थी, क्या थी, जब उसे पता करा गया तब पता चला कि ये जो बंदा था ये सिमेट्री से लाता था। मतलब कोई नई लाश, अगर कब्रिस्तान होता है उसमें कोई नई लाश कोई गाड़ता था तो ये उसी दिन जाके वो लाश ले आता था और उसे काट काट के अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें बना रहा था, प्लस वो अपनी मम्मी को वापस बनाने की कोशिश कर रहा था। वो इंसानी इतनी चमड़ियाँ उसने कम से कम 15 या 16, जिसमें से 2 जो थे उसने मर्डर किए थे। एक केयर टेकर का किया था सिमेट्री के पास में, और एक ये ब्रेन वार्डन का किया था। जो 2 मर्डर इसने किए थे, बाकी जो 13-14 लाशें थी ये वो सिमेट्री से ग्रेवयार्ड से लेके आया था और ये उन्हीं लाशों का वो सब चीज़ें बनाता था। और वो लाशें काट काट के कपड़े बना रहा, तो जैसे उसकी मम्मी पहना करती थी वैसे कपड़े बनाने की कोशिश कर रहा था। और वो एक पूरा मतलब उसकी मम्मी को ही वापस बनाना चाहता था वो पूरी इंसानी चमड़ी यूज़ करके। जब ये बातें सुनने में आई, लोगों का दिल दहल गया कि मतलब कोई इस हद तक भी कर सकता है। इस बंदे पे कई मूवीज़ भी बनी, साइको, टेक्सास चेंजसॉ, जिससे इंस्पायर होके बनी। मेंटली बहुत अनस्टेबल था और हॉस्पिटल में ही 26 जुलाई 1984 में इसकी मौत हो जाती है। बट ये केस कितना डिस्टर्बिंग है आप समझ सकते हैं। मतलब ये बंदा किस हद तक चीज़ें कर रहा था। उनको, आसपास के लोगों को ये बाद में राहत हुई कि वो बंदा उन तक नहीं आया। मतलब वो बंदा इंसानी चमड़ियों से अपने रोज़मर्रा की चीज़ें बना रहा था, ग्लव्स, बेल्ट, कपड़े। उससे दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। बाकी आई होप आपको मेरी वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले केस के साथ। थैंक यू।